जय हिंद दोस्तों। आपके लिए फिर से मैं नया टॉपिक लाया हूं जो वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता आया और वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। इसी सभ्यता को कहीं कहीं आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की यदि मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता में दो कालखंड देखे जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फेज हुआ उसको ऋग वैदिक काल कहा गया। सेकेंड फेज हुआ उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऋग वैदिक काल की जो ड्यूरेशन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो वहीं उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी के बाद देखिएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है दोस्तों, जहां से मगध साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। वहां से अब जो है 16 महाजनपद तो देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक मैं लाऊंगा मगध साम्राज्य और 16 महाजनपद, वहां इसी से कोरिलेट करके बता दूंगा दोस्तों कि ये जनपद और महाजनपद कैसे बने थे। ठीक है, तभी मैं सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में बता दूं कि वैदिक सभ्यता के बारे में परिचय तो ये है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता था। चूंकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोग भारत से नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए थे। उन लोगों के बारे में माना जाता है कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक मध्य एशिया से माना जाता है। आप लोग को पता होगा कि मध्य एशिया जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एरिया है, उसी एरिया से लोग आए थे। तो ये जो है से ग्रामीण सभ्यता था दोस्तों। ये लोग का जीवन जो है से पशुचारण था, पशु पर निर्भर करते थे, जानवरों पर निर्भर करते थे। और जानवरों का अर्थात मांसाहारी ज़्यादा हुआ करते थे, खेती बाड़ी कम करते थे। इनका जीवन जो है से पशु को चराना था और जिंदगी चलाना था। सिर्फ जौ की खेती से ये लोग परिचित थे, जौ की खेती। और देखिएगा तो जौ को उस समय यव कहा गया था दोस्तों। ठीक है, इनका निवास स्थान जो है 7 नदियों को माना जाता है दोस्तों। तो वही 7 नदियों जो को माना जाता है, जो मैं आपको पिछला क्लास में बताया हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास जो है, उसके बाद सिंधु जो है और गंडक जो है, ये 7 नदी। तो झेलम, चेनाब, रावी के हम उस समय के डेट का जो वैदिक सभ्यता के दौरान नाम था उसको ही मैं बताया था दोस्तों, जो अस्कनी, फरुक्सनी, विपाशा, सुदृति वगैरह जो बताया था आप लोग को, इंडस वगैरह। ठीक है, तो उसको जा करके देखिएगा, अगर किसी का कला से छूट गया है तो पिछला वीडियो में डाल रखा हूँ। यहाँ पर ये जो है सिंधु सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि ये जो 5 नदी होती है ना, ये पांचों नदी जो है सिंधु की सहायक नदी होती है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास जो है सिंधु की सहायक नदी है। ये बड़ा नदी है, इसलिए महत्वपूर्ण नदी था इन लोगों के लिए भी, क्योंकि इसी के आसपास बसे हुए थे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ बसे हुए, सब इसका सहायक नदी है। तो सिंधु एक सहायक सिंधु जो है उस समय के वैदिक सभ्यता के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी था। उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल की यदि बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर वैदिक काल में जो है सो लोहा का विकास हुआ। इसे इसको लौ प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ देखने को मिलता है। लोहा का विकास हुआ ना, तो इस लोहा के विकास से यहाँ का जीवनचर्या भी चेंज हो गया। क्योंकि इसी लोहा से ये लोग जंगल की कटाई किया और यही जंगल की कटाई करके यहाँ खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। और उसी उसी लोहा के से जंगल की कटाई किया और उसी लोहा से खेत की जुताई भी किया। इससे यहाँ कृषि का विकास हुआ बहुत तेजी से। इसलिए इन लोगों की डिपेंडेंसी यहाँ जो है कृषि पर हो गया। अभी तक क्या चीज पर था ऋग्वैदिक काल में दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल में जो है पशुचारण पर था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? कृषि पर हो गया। तो यहाँ पर पशुचारण जो है से प्रथम पेशा था। और यहाँ कृषि जो है ये प्रथम पेशा हो गया। ये प्रथम पेशा हो गया। काहे हुआ फिर कृषि प्रथम पेशा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोहा के विकास होने से कृषि का ही विकास हुआ। जंगल की कटाई आसान हो गई, खेत की जुताई आसान हो गई। इन लोगों का क्षेत्र उत्तर वैदिक काल में कहाँ था भाई? तो पंजाब के क्षेत्र में निवास करते थे, या दिल्ली के आसपास जो कुरुक्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी निवास करते थे। आप लोग देखेंगे कि इस दौर में तो इनका जो स्थिति है आगे है नर्मदा के क्षेत्र में और गंडक नदी के क्षेत्र में इन लोगों के निवास स्थान ज्यादा दिखाई पड़ेगा दोस्तों।
यहाँ पर जो है इस ये भी 7 नदियों का स्थान दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग हम लोग क्या देखे हैं, ग्रामीण सभ्यता था, पशुचारण जीवन था, 7 नदियों निवास स्थान था, सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या देखें, लौह युगीन में सभ्यता के रूप में माना जा रहा है, लौह का विकास हुआ है, इसी के कारण कृषि का विकास हुआ। यहाँ कृषि प्राथमिक पेशा हो गया, यहाँ पशुचारण प्राथमिक पेशा था ऋग्वैदिक काल में, तो वही उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक पेशा के रूप में कृषि हो गया। निवास स्थान पंजाब कुरुक्षेत्र के एरिया में हो गया, और नर्मदा और गंडक नदी इस समय का एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है। आगे मैं इसी को स्लाइड में बताने वाला हूं कि इस समय के जो है समाज कैसा था। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि इस समय के समाज कैसा था। तो देखो तो ऋग वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों समाज में पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक समाज मतलब ही पिता ही जो है, पिता जो है उसका उत्तराधिकारी बेटा ही होगा। पिता का जो पुत्र है वही उत्तराधिकारी होगा, पिता का जो पुत्री है वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए बोला गया पितृसत्तात्मक समाज जो है। और पितृसत्तात्मक के जो व्यवस्था है दोस्तों, ये पिंड दान से माना जाता है। पिंड दान से माना जाता है कि पिता के मृत्यु हुआ तो उसका पिंड दान बेटा ही करेगा, और यहीं से माना जाता है कि बेटा जो है उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो एक मोटा मोटी समझते हैं कि बाप के बाद सिर्फ बेटा संभालेगा, इसलिए पितृसत्तात्मक बोला गया, तो ऐसा नहीं है। पितृसत्तात्मक जो बोला गया उसका शुरुआत तो पिंड दान से मानी जाती है, लेकिन पिंड दान के साथ साथ जो है बेटा ही पिंड दान करेगा, और साथ साथ उत्तराधिकारी ही बेटा होता है। तो पितृसत्तात्मक ऋग वैदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में भी था। महिलाओं की दशा चेंज था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति और ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ ऋग वैदिक काल में महिलाओं के सम्मान अच्छा था, इज्जत था, महिलाएं पढ़ती लिखती थी, राजनीति में भागीदारी करती थी, महिला के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं था। बट उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो महिलाओं के सम्मान में कमी आया, पर्दा प्रथा देखने को मिलेगा, सती प्रथा भी कुछ कहीं कहीं दिखाई पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं को पर्दा प्रथा हो, पढ़ाई लिखाई से कम रखा गया। कुछ कुछ ग्रंथों में जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रारणी ब्राह्मण ग्रंथ में तो इनको जुए के समान हो तो दुख का कारण हो भी बता दिया गया महिलाओं को। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। ऋग वैदिक काल में जो है संयुक्त परिवार चल रहा था दोस्तों, और यहाँ पर जो है परिवार में टूटन भी होगा थोड़ा। उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था की यदि बात बोला जाए तो ऋग्वेद में जो है सो उसको पता चलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, जहाँ की ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के बारे में पता चलता है दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो पता चलता है, लेकिन ये जो पता चलता है ये कर्म के आधार पर पता चलता है। ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो कि पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में बताया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में, बट वो कर्म के आधार पर था। तो वहीं यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था तो था, बट वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ इस जन्म के आधार पर विभाजित हो गया। ये दोस्तों जन्म के आधार पर हो गया, अर्थात ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य के बेटा वैश्य ही होगा, और शूद्र के बेटा शूद्र ही होगा, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय ही होगा। उत्तर वैदिक काल में ऐसा आ गया। तो ऋग वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था था, लेकिन कर्म के आधार पर था। यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी रहा, लेकिन जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो वर्ण अब जब जन्म के आधार पर हो गया तो ब्राह्मण के बेटा वैश्य नहीं हो सकता, शूद्र नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण ही रहेगा। यहाँ जो है कर्म के आधार पर है, तो ब्राह्मण के बेटा वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, शूद्र के बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है और वैश्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कि वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार से डिवीजन हुआ, कैसे चेंजिंग हुआ। यहाँ देखिएगा समाज में बाल विवाह नहीं था, और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को तो अपने योग्य अनुसार वर खोजने का भी अधिकार था, तो बाल विवाह नहीं थी, सती प्रथा भी यहाँ नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, महिलाएं पढ़ती लिखती थी, महिलाएं पढ़ लिख करके और राजनीतिक कार्य में, यज्ञ कार्य में भागीदारी भी करती थी। कुछ महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं कही जाती थी जो पढ़ी लिखी होती थी। यहाँ पर देखें कुछ नाम भी आता है दोस्तों, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं शामिल थी।
उसे यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया, दशा में गिरावट आया दोस्तों। और जो दशा में जब गिरावट आया तो यहाँ पर क्या हुई, महिलाओं जो है पढ़ने लिखने कम लगी, महिलाओं के लिए यहाँ पे सती प्रथा के साथ पर्दा प्रथा जैसी स्थिति सामने चला आया दोस्तों। महिलाओं का जो है राजनीतिक कार्य में भागीदारी जो है वो घट गया। महिलाओं को जो है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिलाएं ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार भी करती थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया। उपनयन संस्कार नहीं कर सकती थी महिलाएं, महिला को चार दीवारी के अंदर ही रहना है, बाल विवाह भी होना शुरू हो गया। तो यह महिलाओं की स्थिति में कमी आया दोस्तों। तो आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताया यहाँ के समाज के बारे में और यहाँ के परिचय दिया कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में था। तो आप लोग देखिएगा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय ज्यादा आपको समझ में आएगा जब एग्जाम में आप जाएंगे। देखिएगा हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पूछता है। जितना ही मैं बताया हूँ सभी पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिए हमारा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग से तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये आप अगर हमको थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही के आज के लिए रखते हैं। इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे दूसरा अच्छा टॉपिक के साथ, एक्स्ट्रा अच्छा टॉपिक।